डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी, और इंडिया में काफी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी सिर्फ काफी नहीं होती, टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क वज़ीर आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता, तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. It's a poor copy. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के प्रोग्राम में 3 अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। 2 इंटरनेशनल फ्रंट पे हैं और एक लोकल पॉलिटिक्स के साथ उसका ताल्लुक है। आज यूएन के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है एंटी टेररिज्म कमेटी। उसमें पाकिस्तान को नायब सदर बना दिया गया। एक साइड पे इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्टेट टेररिज्म का बेस है, और दूसरी साइड पे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को एक नया एजाज़ मिला है और इस पे इंडिया के अंदर खासी परेशानी भी है और खामोशी भी तारी हो गई है कि ये हुआ क्या है। तो पाकिस्तान ने ये जो कमाल किया है, इससे आगे आने वाले दिनों में क्या क्या कमालात निकल सकते हैं, ये एक सवाल है और ये इशू भी है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफर किया है कि ISI और रात दोनों मिल के अगर काम करें तो टेररिज्म इस पूरे खित्ते से ख़त्म हो सकती है। क्या ये जो एक मसूबा है ये वर्केबल है या नहीं? इससे पहले भी इस टाइप का एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चला था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। तो ये जो ऑफर है इसका कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है या नहीं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और लोकल फ्रंट पे इमरान खान साहब ने एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि मैं मारंग बलोच को भी उस तहरीक का हिस्सा बनाऊंगा। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि जिस खातून को या जिस पॉलिटिकल पार्टी को या जिस ग्रुप को स्टेट टेररिज्म का सिंबल कह रही है, उसे अगर इमरान खान साहब दावत देंगे तो क्या इसके बाद इमरान खान साहब और गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो सकेंगे या नहीं? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और उनके साथ अतर काज़मी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। आमर इलियास राना साहब, इमरान खान साहब से स्टार्ट करते हैं। ये जो मारंग बलोच को दावत दे रहे हैं तो इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा? देखें, ये 2-3 चीज़ें हैं। इमरान खान साहब सियासी तौर पे तो बड़ी क्लियर बात है कि वो अपनी मर्जी से अपने लोगों को इस्तेमाल करने के बाद फिर एक दफ़ा इसको कहेंगे अकड़ गए हैं कि जो मर्जी कर लो, मैंने तुमसे बात करनी है, और अगले कह रहे हैं नहीं बात करनी और करनी है तो पहले माफ़ी मांगो, सदके दिल से माफ़ी मांगो और जाके हुकूमत से बात करो। जवाब तो ये है। अब एक तरफ वो पहले उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से एक कंपेन चलाई गई, इमरान खान नहीं है तो आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग तो जीत गई, पाकिस्तान जीत गया जंग। आपका वो सारा मतलब खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा होता तो बयानिया खत्म हो गया, फिर वो खत्म हो गया। अब आप आए हैं उस बयानिए के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान, फौज, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की कि मारंग बलोच कौन है। DGSPR ने क्वेश्चन किया कि आपके बिल कौन भरता है। आप उनसे हेल्प लेने जा रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है। तो ये लड़ाई वहां पहुंच रही है जहां पहले IMF पे PTI गई, फिर इंडिया गया। मतलब इनके सीक्वेंस देख लें कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, उमर अयूब साहब कहां गए कि ना आपके पास जहाज उड़ाने के लिए तेल है, ना आपके पास गोले मारने के लिए गोले हैं, टैंकों में गोले बेच दिए, हमारे पास है कुछ। अलीमा खान साहिबा कहां गई कि ये तो जंग है, मिली भगत है दोनों की, मोदी के साथ मिलके। वो जब जीत गए तो सोशल मीडिया वॉरियर आ गए कि ये तो हमारी वजह से जीत गए। उन सारे जो मेन अकाउंट्स हैं कि तुम हमें पकड़ने के लिए आए हो, उन सबको अगर लंबा डाल के बताया जाए कि जी ये अकाउंट कहां से था, ये किसने लिखा था तुम्हारे बेआफ पे। मेरा ख्याल है लंबा डालने से मुराद कोई मेरी ये ना करे कि पिटाई करें। इनको टेलीविजन पे लाइव लाएं, जो लोग ये उमर अयूब, अलीमा खान और बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और बाकियों को दावत दी जाए कि आ जाओ, बताओ कि ये तुम्हारे ट्वीट्स हैं, इनका हमें जवाब चाहिए, लिख के भेज दो, ये सब कुछ पता चल जाएगा। देखें, इमरान खान साहब को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्हें हकायक का इल्म नहीं, क्योंकि अगर वो फैसल फरीद चौधरी से ये कह सकते हैं कि तुम फलां प्रोग्राम में ढीले बोले हो, तो आप ये बयानिया तो खत्म कर देना कि आपको टेलीविजन की एक्सेस नहीं है, आपको अखबार की एक्सेस नहीं है, आप माशाल्लाह फ्रेश होके आते हैं। ठीक है, जेल अपनी जगह जेल है, वो मतलब मुझे और आपको अगर ये कह दिया जाए कि हम 4 लोग कमरे में बैठे और 24 घंटे नहीं जा सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपने दफ्तर में भी पाबंदी में बैठना, तो वो तो शख्स 22 महीने हो गए ना, वो अलग बात है। लेकिन
वो 22 महीने से अगर अपने असाब के साथ खेल रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी खेल रहे हैं। उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब उनको जो बयानियां जब वो हुकूमत में आए तो उनको डस रहा था बुरी तरह के IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। असद उमर फंस गए उसमें, उनके उस बयानिए में। और इमरान खान ने दूसरे साल के एंड पे कहा, जब उनसे PM हाउस में पूछा गया कि आपकी 2 बड़ी गलतियां क्या हैं, और ये चौधरी गुलाम हुसैन का सवाल था, उन्होंने कहा पहली बड़ी गलती है कि मैं IMF के पास फौरन नहीं गया। आज कोई काश उनको समझाए जाके कि भाई आपका सियासत का काम है ना, तो आप सियासत करें। ये कोई बात नहीं है कि जी मैं बात नहीं करूंगा, आपके बंदे आपके कहने पे, कौन, बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर फौज से मिले, वो आर्मी चीफ से मिले, उसके बाद एजेंसियों के लोगों से मिले, और एक आपको ऐसी ऑफर की गई कि जी आप चाहते हैं ना तो हमारा एक बंदा बैठ जाएगा और PMLN से वो लोग बैठेंगे जो आप सबकी फेवर में सियासत की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। जब ये अगले हफ्ते बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर गए तो खान साहब ने कहा नहीं, मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूं। ये दोनों अली जफर और सलमान अकरम राजा बिल्कुल खामोश रहे। बाहर निकल के बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा से कहा कि यार वो मुझ पे तो इल्जाम लगता है कि मैं सिर्फ कर्नल के जरिए आता हूं, तो आज आप दोनों को कौन सा कर्नल लाया, पहले तो ये बताएं। और दूसरे, आप मेरे साथ तय करके गए थे कि हम खान साहब से बात करेंगे कि हमें बातचीत का रास्ता खोलना है, तो आप अंदर क्यों नहीं बोले? तो ये है PTI की कहानी। अच्छा, अतर काज़मी साहब देखें, आज इमरान खान साहब की ट्वीट आई, उस ट्वीट के अंदर से ही हमने ये मारंग बलोच का जो एक छोटा सा टुकड़ा था वो निकाला है। उसी के अंदर ये है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कहा है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मुज़ाकरा एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। तो ये कन्फ्यूजन क्या है पार्टी के अंदर? देखिए, एंड ऑफ द डे मुल्क की ज़रूरत है। देखिए, दोनों तरफ की ज़रूरत है ना, हुकूमत की भी ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है, खान साहब की ख्वाहिश है, तो ये मुल्क की ज़रूरत है। किसी को एक दूसरे की ज़रूरत हो या ना हो, ताल्लुकात बेहतर हो, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो, तो मेरे ख्याल में तो ये मुल्क की ज़रूरत है। बाकी ये जो महारंग का जिक्र है, अगर महारंग किसी अदालत से कन्विक्टेड है, अगर महारंग की कोई ऐसी फंडिंग है, महारंग के ऊपर कोई दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, उनको ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, कल ही उनको अदालत में पेश किया जाए कि ये इनकी भारत से फंडिंग आ रही है, ये जहां से फंडिंग आ रही है। कोई भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, देखें, एहतजाज करना आपका हक है, तनकीद करना आपका हक है, दहशत गर्दी की मावनत करना किसी का हक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक कोई अदालत में किसी में मुकदमा नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, अभी मेरा नहीं ख्याल कि मारंग बलोच किसी दहशत गर्दी की वजह से कैद हैं या किसी इस वजह से, अभी तो गालिबन उनको MPO के तहत पकड़ा हुआ है, तो वो तो फिर एक सियासी एक्टिविटी तो वो करेंगे। देखिए, फौज के खिलाफ नारे लगाती हैं, दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए अस्पताल के ऊपर धावा बोल देती हैं, वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे अगर आप उसको देखें तो। देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत कुछ है ना, माजी में PTM के हवाले से भी यही कुछ हुआ, अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात के हवाले से बात कर रहे हैं, एमल वली साहब के बयानात जब जंग शुरू होने वाली थी वो भी हमने सुने, उसके ऊपर किसी के सर के ऊपर जूं भी नहीं रहेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस वक्त बात कर रहा है। जब सूट करता है हुकूमतों को तो चीजें इस तरफ चली जाती हैं, जब सूट करता है तो चीजें दूसरी तरफ चली जाती। आज से पहले जो मिसिंग पर्संस थे उनके कैंप में कौन जाके बैठता था? आज मारंग हमें चुभ रही है, मरियम बीबी नहीं जाके वहां पे बैठती थी, तस्वीर उठा के बैठती थी, इमरान खान भी बैठते थे। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं ना, वो तो अभी भी मारंग को बुला रहे हैं ना। अब असल में है कि हुक्मरानी मरियम बीबी की जमात की है, वो नहीं बात कर रही। वो कहती थी कि तुम अगर कोई बलोचिस्तान की बात करता है तुम उसको गद्दार करार दे देते हो। ये खुदा न खास्ता मैं या कोई और नहीं कह रहा, ये मरियम बीबी ने रिकॉर्ड पे ये बातें की हुई हैं और वो जाके मिसिंग पर्संस के उसमें बैठती थी। तो इसमें क्या है, अगर पाकिस्तान के लोग कोई कर रहे हैं, मैंने तो उस वक्त भी उन पर यह तनकीद नहीं की थी, मैंने कहा था उनका राइट है, अगर एक पाकिस्तान की आबादी है, बलोच पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, मरियम बीबी जाती हैं, मियाँ साहब जाते हैं, जरदारी साहब जाते हैं या खान साहब बात करते हैं, ये उनका राइट है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्दी करता है, जो अगर रियासत पाकिस्तान पे हमलावर होता है तो कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, जो वो पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमलावर होता है, उसके लिए कतन कोई सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए, आमिर लियास राणा साहब के बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफर किया, उन्होंने कहा ISI और रात दोनों मिल के मामला को सेटल कर सकती है और दहशतगर्दों का मसला हल कर सकती है। इससे पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के अंदर हुआ, 2015 में भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, बल्कि अजीत दोवल और इस साइड पे जनरल जंजुआ साहब थे, उन दोनों का आपस में रब्ता हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। उससे पहले भी 1988 के अंदर भी होता रहा। तो क्या इससे ये मसला हल हो सकता है? चलें, मैं आपको ना आप 2015 तक गए, मैं जाता हूँ जनरल पाशा की जब रिटायरमेंट का साल था ना, पीपल्स पार्टी का दौर था,
पीएम हाउस में मैं खाने पे गया तो जनरल पाशा से मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा आपके साथ कितने लोग हैं जर्नलिस्ट में? कहा हम 5-6 ब्यूरो चीफ आए। मैंने कहा सारों को इकट्ठा करो। ठीक है। मैंने बुलाया, तारिक चौधरी थे, साबिर शाकिर थे, जो मेरे जहन में है इस वक्त, और लोग थे वहाँ पे, वो आ गए। उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरी यूनिट जो है ना इस वक्त 12 चिनार में फ्रास्ट बाइट का शिकार है। ठीक है। और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों की ना उनसे बात कराऊं कि हमारे लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ मिसिंग पर्सन का चक्कर लेके बैठे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी आप गलत जगह बात कर रहे हैं। ठीक है। कहने लगे क्यों? मैं कहा पहला शो किया हामिद मीर ने, दूसरा किया जावेद चौधरी ने, पहले तो उन दोनों से पूछ लें, फिर आप हमारे पास आए कि आप चाहते क्या। चलो अच्छा ये मिसिंग पर्सन आज के नहीं है ना, ये स्टेट का मसला आज का, लेकिन स्टेट ने एक फैसला पब्लिक किया है कि ये वो शख्स हैं जो फितनतुल हिंदुस्तान हैं, जो फंडिंग राह से ले रहे हैं, इंटरनेशनली उनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये बिल्कुल होगा कि एक शख्स जो साबिक वजीर आजम है, मरियम नवाज उस वक्त साबिक वजीर आला भी नहीं थी, साबिक वजीर आजम भी नहीं थी, जो मेरे भाई ने कहा, मतलब वो अपोजिशन की एक अपनी पार्टी की नुमाइंदा थी ना, वो पंजाब की सदर थी पीएमएलएन की, लेकिन जो भी पीएमएलएन की वॉइस थी वो, ये हमारा मसला है। जैसे हम ताजरों से अब टैक्स लेना चाहते हैं ना, आज की अपोजिशन नहीं लेने देगी, हुकूमत को कामयाब नहीं होने देना, और यही जो आज हुकूमत कल अपोजिशन में होगी तो नहीं लेने देगी, ये हमारा मखमसा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जनरल क्यानी मरहूम कोर कमांडर के तौर पे आपारा में फार्म तकसीम कर रहे थे ताजरों के, सब दबदबा था ना उस वक्त, तो क्या हुआ? आज तक नहीं टैक्स दिया। ये कौम अपने मिसाइल पे इकट्ठी हो ही नहीं सकती, हम यूं ही बहस करते रहेंगे। बस सियासतदानों को यही मसला है कि वो अपोजिशन में होते हैं तो एक फेस होता है, गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो दूसरा फेज होता है। इमरान खान साहब भी देखे, सबसे पहले पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का इशू अगर किसी ने उठाया तो इमरान खान ने उठाया था, और उनके जमाने में मिसिंग पर्सन में इजाफा हो गया। लोग कहते रहे कि भाई उनके अपने और उनके दोस्त सारे उन मिसिंग पर्सन्स पे मिलिट्री कोर्ट की भी हिमायत करते थे और कहते थे यही हमारा तो मखमसा है ना कि हम निकलते क्यों नहीं इस चक्कर से। 77 साल से एवं नहीं फंस गए हम, पाकिस्तान जो चक्कर से नहीं निकल रहा वो यही है, चाहे वो माशी मसला हो, चाहे वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मसला हो। जो आज की पोजीशन है उनके नजदीक वो सारे मजलूम हो जाते हैं, जो हुकूमत है वो सारे वो समझते हैं हमारे पास ये है। टेबल के इस साइड पे हैं तो आपका व्यू मुख्तलिफ है, उस साइड पे हैं आप ही बंदे हैं तो व्यू मुख्तलिफ हो जाएगा। काज़मी साहब ये फरमाइएगा, ये ISI और रा दोनों मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वो जो मिसिंग पर्सन है वो दो तरह के थे उस जमाने में। एक वो भी थे जो खैबर पख्तूनख्वा वाले थे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सारा केस वगैरह उठाया हुआ था उस पर भी। लेकिन जहां पे भी हों, देखिए रियासत की जिम्मेदारी है, कोई भी शख्स हो अगर उसने कोई जुर्म किया उसको अदालत में पेश किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, तो ये तो इस पे तो हम सब मुत्तफिक हैं। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि रॉ, देखिए माजी में भी पाकिस्तान से भी इस किस्म की आवाजें आती रही। एक दफा इंडिया में हुई दहशतगर्दी तो गुजरांवाला में मुकदमा हमने दर्ज कर लिया। एक जमाने में बताया गया कि जनाब भेजा जा रहा है ISI के चीफ को वहां पे, तो मेरी तो उस वक्त भी ये बड़ा कंसिडर्ड व्यू था और अभी भी ये व्यू है। रॉ तो जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। आज अच्छी बात है, हुकूमत ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान है, लेकिन फितना अल हिंदुस्तान तो मार्च 2016 में भी था जब हमने खलबोशन को पकड़ लिया था। ये फितना तो कब से यहां पे चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत यहां पे क्या कर रहा है। तो वो रॉ जो मेरे बच्चों को यहां पे मार रही है, मेरे जवानों को शहीद कर रही है, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले करवा रही है, उनके साथ हम कैसे मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं? वो तो ये करवा रहे हैं। और ये मैं या राना साहब ये आप नहीं कह रहे, उनके लीडरान टीवी पे खड़े होकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये असैसिनेशन करवाई है। अजीत डोवल साहब ये कहते हैं, उनका आर्मी चीफ कहता है कि जी ब्लीड पाकिस्तान बलोचिस्तान में ये करवा दो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक नाइव स्टेटमेंट है बिलावल साहब की कि ISI जो है रॉ के साथ, ISI इस मुल्क का दिफा कर रही है, रॉ हमारे बच्चे मरवा रही है, तो हम उस रॉ के साथ मिलकर अपना मसला हल करेंगे। नहीं, हमने अपना मसला हल करना है कि अपने जो यहां पे अपना दिफा है उसको मजबूत करना है। और जिस तरह हमने 5-6 मई की रात को 7 की रात को जवाब दिया, जिस तरह हमने 10 मई को जवाब दिया, जब भी भारत कुछ करेगा तो हम इसी किस्म का जवाब देंगे। लेकिन ये बिलावल साहब की जो सफारत कर रही है ना, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है इस वक्त, और वो साबित कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हम तो दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, और अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमारे साथ मिलके इसके खिलाफ कोई जिहाद करे, मिलके इसका मुकाबला करे। देखिए हम तो इस वक्त दुनिया को बताने गए कि इंडिया यहां पे क्या कर रहा है, रॉ यहां पे क्या कर रही है, वो असैसिनेशन कनाडा में किस तरह करवा रही है। अगर हम जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं साथ उसको यही कह रहे हो कि ये वाला, हाँ हुकूमतें इंडिया के साथ हम कह सकते हैं कि हम हुकूमत इंडिया के साथ बैठ के बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका वो दहशतगर्द इदारा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, और ये कनाडा की हुकूमत कह रही है, ये अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि उधर भी उन्होंने ये हरकतें की हैं, तो उनके साथ हमें काम करने की मेरा नहीं ख्याल। हाँ, इंडिया की हुकूमत को जरूर एंगेज करें। जी राना साहब, कोई ऐसा ऑप्शन है, हो सकता है, या आपका ख्याल ये है कि ये बस एक नारा था, एक दावा था, एक ऑफर थी, खत्म हो गई? नहीं, देखें हुकूमत के साथ तो हम पहले से एंगेजमेंट की बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि हम जामिया मुज़ाकरात किसी थर्ड मुल्क में करने के लिए तैयार हैं, और वो सऊदी अरब या
यूएई हो सकते हैं, और ये प्रेशर डालेगा ट्रंप, जो कि मुसलसल बात कर रहे हैं, लिहाजा हुकूमत की बात खत्म हो गई। अब हम कहां खड़े होकर बात कर रहे हैं और कौन कर रहा है? बिलावल भुट्टो इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पार्लिमानी ग्रुप के हेड नहीं है, वो गवर्नमेंट के ग्रुप के हेड है। लिहाजा मैं पार्टी की नुमाइंदगी अज्यूम नहीं कर सकते कि ये उनकी जाती राय है, ये गुफ्तगू है जो बिल्कुल तय करके की गई है, स्टेट की पॉलिसी। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? हमने कलभूषण के सबूत दिए, किसी ने पूछा, किसी ने माना? जो आलमी अदालत इंसाफ है वो भी उनके साथ ही जाके किसी तरीके से खड़ी होगी, सजा ना दो, फला ना करो। आज जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका में कह रहे हैं इन पे बंदी लगाओ राह पे, ठीक है, उनकी तंजीमें कह रही हैं। जब दुनिया ने हमारी बात सुननी शुरू की, हमने क्या कहा? पहलगाम में आप कराएं हमारे साथ, गैर मुल्की बुलाएं इन्वेस्टिगेटर्स और कर लें। हम अगले कदम पे चले गए कि हम पे इल्जाम है। सारी दुनिया समझती है कि आईएसआई के मुकाबले में रा का क्लियर हो गया कि ये इंटरनेशनली दहशतगर्दी के मुर्तकिब है। पाकिस्तान तो शुरू से ये कह रहा है ना, 71 की बात भी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, वो भी दहशतगर्दी का एक सिलसिला था जो उन्होंने किया। और आज हम कहां खड़े हैं? हमने दुनिया के सामने कहा जी हम इवन उस तंजीम के साथ अपनी आईएसआई को बिठाने के लिए तैयार हैं कि आ जाएं। ये ऑफर कहां हो रही है? यूएन में खड़े होकर, यानी दुनिया के घर में खड़े होकर हम ये बात कह रहे हैं कि आ जाओ, जिस तरीके से करना चाहते हो। हम ओपन है, ना हम छुपे हुए हैं दहशतगर्दी के मामले में, ना हम जारियत में हैं। हम जो कर रहे थे हमने किया। उन्होंने 6-7 की दरमियानी रात जब हमला किया, हमने उनके फौरी तौर पर 6+1 अब तो आ चुका है, वरना कि हमने उनके तैयारे गिराए हैं। ये नहीं था कि यहां पे रिस्पांस पे सोचा जा रहा था, यहां पे साथ साथ ठुकाई हुई, जिसकी वजह से उनकी मत मारी गई। वो जो दोबारा आए, हम तो अपने रिस्पांस के लिए तैयार थे, क्योंकि पूरी दुनिया को आ चुकी भी थी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा यहां आए, ईरानी वजीर खारजा आए। अच्छा, जो दुनिया थी कुछ कटी भी थी कि नहीं अब ये दोनों आप मुल्क आपस में तय कर लेंगे, जो अमेरिका कह रहा था। लेकिन जब उन्होंने हम पे बेसिस पे हमला किया और हमने जवाब दिया, तो कौन भागा? आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी सफारत खाने में खड़े होकर यह ऐलान किया कि जी 5 मुल्कों ने, कम से कम 5 मुल्कों से फौरी तौर पे इन्होंने राब्ता किया, इंडिया ने, इंक्लूडिंग चाइना। मतलब आप अंदाजा ये करें कि जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सफारत खाने में खड़े होकर कह रहा है कोई शक और शुबह है आपको कि जी, वो कह देते जी हमने तो कहा ही नहीं, फलाना भी कह दे, हम तो कह रहे हैं। हम तो कल जा रहे हैं, सऊदी अरब का भी शुक्रिया करने के लिए जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का, कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे, हमारे लिए बंदे भेज रहे थे, और वो उड़ के गए, पीछे से उन्होंने मिसाइलों का काम शुरू कर दिया। तो आज पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ आलमी दुनिया में सही खड़ा है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, जारियत हम पे हुई है, हमने अगर कुछ किया है तो अपने जवाब में किया, और हम फिर अमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको बता चुके हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुम हरकत करोगे। ठीक है। अच्छा, वैसे अतर काज़मी साहब, ये पाकिस्तान की जो सफारतकारी है ना, उसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा एक्सेल किया है। इस सारे इशूज़ के दरमियान जो पहलगाम के बाद जो डेवलप्स हुए हैं, उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान फौजी लिहाज से उसकी एक बढ़तरी थी, अब एक सफारती लिहाज से भी बढ़तरी है। इंडिया इस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इवन यूएन के अंदर उसको बड़ी डिफीट हो रही है, फिर अमेरिका के अंदर बड़ी डिफीट हो रही है, यूरोपियन यूनियन जो है ना उससे नाराज है, जरा फासले पे है। G7 के अंदर देखें इंडिया को इस वक्त दावत ही नहीं दी गई। तो ये सारा क्राइसिस इंडिया के लिए बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब, पाकिस्तान ने ज़ाहिर फौजी लिहाज से भी बहुत उसकी कामयाबियां हैं, और अब सफारती लिहाज से भी बड़ी कामयाबियां हैं। रोज़ाना इंडिया को एक बुरी खबर मिलती है, पाकिस्तान को एक खुशखबरी मिलती है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? जी, मेरे ख्याल में देखें, एक तो मेजर जो पार्ट था ना, जो हमने उनको फौजी शिकस्त दी और जिस तरीके से जवाब दिया, वहीं से पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया। फिर उसके ऊपर जो सफारती महाज पे उनकी जो ख्वाहिश थी कि जनाब लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे, वो फिर खुद गए मुल्कों के पास कहने के लिए कि यार अब हमारी जान छुड़वाएं, अब इस मामले को आप रुकवाएं। फिर हमने जो अपना सफारती महाज पे मुकदमा पेश किया, बड़ा बेहतर तरीके से पेश किया। वो कहते हैं ना कि कुछ वो लोग भी जालिम थे, कुछ रामा भी रोखियां सन, वो वाला साहब। इंडिया की अपनी भी कुछ हरकतें ऐसी थी कि पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सफारती महाज पे भी पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश किया। ऑल्दो कि जिस तरीके से बिलावल, आई हैव नेवर फाउंड बिलावल एज ए कन्विंसिंग पर्सनैलिटी। मेरा वो जिसे कुछ लोग कहते हैं, मैं उनको उनसे ज्यादा जानता हूं, तो मेरा थोड़ा सा मगरिब का तजर्बा है। जिस तरीके से बिलावल बात करते हैं ना, वो बिलावल की बात में ना वो असर्टिवनेस होती है, ना वो कन्विंसिंग होती है। अगर इस सारी एपिसोड के अंदर मुझे किसी की बात ज्यादा कन्विंसिंग लगी ना, वो अता तारड़ साहब। उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए,
वो बड़े कैलकुलेटेड इंटरव्यू थे, उसमें कोई ये नहीं था कि ये बात इधर है वो बात उधर है। उन्होंने ना कोई फालतू बात की, जो टू दी पॉइंट बात की, इसलिए कि मगरबी मीडिया का, मगरब का एक अपना मिजाज है। और बिलावल साहब वहां पे जाके वो जो इस तरह मुस्कुरा के ये उससे आप कन्विंस नहीं कर सकते उनको। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो सफारती मास पे प्रोफाइल बहुत हाई हो रहा है इस वक्त बिलावल साहब का, जो वेस्टर्न मीडिया उनको बहुत उठा रहा है और कामयाबियां बहुत हैं, यूएन के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब, वाशिंगटन चले गए अब तो मुझे तो देखिए ये तो हुकूमत पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की कामयाबी है ना, उसकी एक बड़ी वजह आप ना बोलें, लीड बिलावल कर रहे हैं। तो लीड तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब अगर इधर से अता तारर साहब को भेज देते, ये तो किसी को भी वो भेज सकते थे। ये तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा पान है ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनसे जो हाथ मिलाता है उनको कोई वोट नहीं डालता, पीपल्स पार्टी वालों की आप लैंग्वेज देखें, लेकिन यहाँ पे मुल्क की बात आई, नून लीग की हुकूमत ने बिलावल को भेजा, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। वो अपनी जमात में से भी किसी को भेज सकते थे, बड़े काबिल लोग हैं जमात के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल जो सफारती महाज पे हमारी कामयाबी है बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है चौधरी साहब, वो हमारी फौजी कामयाबी है। और इसी वजह से आज अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी भी हमसे मिल रहा है, आज अमेरिका के सफारत खाने में खड़े होकर हम कह सकते हैं पूरी दुनिया को कि आपकी भी भारत ने मिन्नतें की, उसकी भी मिन्नतें की। क्यों मिन्नतें की? क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी अफवाज ने इनको शिकस्त दी। सही बात है, ताकतवर आदमी जो उसी की बात सुनी जाती है, कमजोर आदमी, हारे हुए बंदे की कौन बात सुनता है? कितना पढ़ाई क्यों, देखे ना मोदी है ना, हार गया ना, अब कोई नहीं सुन रहा उसकी। एग्जैक्टली, ये एक रियलिटी है, इसको मानना बहरहाल पड़ेगा। वैसे ये बिलावल भुट्टो साहब का जो प्रोफाइल इस वक्त डेवलप हो रहा है, जिस तरह उनको वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया उनको प्रोजेक्शन दे रहा है, और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक उन्होंने कन्विंस भी किया वर्ल्ड को, तो एक नया फेज ही आ रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बिलावल का। चौधरी साहब, पहला मास्टर स्ट्रोक था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से काकुल में खड़े होके ऑफर करना पहलगाम पे दुनिया को कि आ जाएं, इंडिया को कहना और दुनिया को साथ मिलाना। फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान में, कोई एयरफोर्स का नाम अलग से नहीं लूंगा, मैं तीनों मुसल्लह अफवाज का कहूंगा कि हमारी सिनर्जी जो मुसल्लह अफवाज में थी, जो हमारी हुकूमत में थी और मुसल्लह अफवाज के साथ थी, ये हमारी फौजी कामयाबी का बाइस बना। कोई चीज अलग से विंग नहीं बनता कि ये विंग लड़ रहा था और ये नहीं लड़ रहा था। अगर वो विक्रांत लेके आते समुद्र में आगे, तो उसका जवाब हमारी वो भी देरी होती। आपको पता है कि जिस वक्त उन्होंने ये सीज फायर के बाद बुलार, क्या नाम है वो जो हमारा सिंध में जिसपे उन्होंने मिसाइल मारा, हमने उसके बाद उनके 2 एयरपोर्ट तबाह किए। ठीक है। और हमारे एयर चीफ ने आर्मी चीफ से कहा, क्योंकि फील्ड मार्शल तो उसके बाद बने ना वो, आर्मी चीफ तो आज भी हैं, उन्होंने कहा कि अब आप रोकते कि भाई ये मतलब ये नहीं था कि हमारे आर्मी चीफ इसलिए बैठे हुए थे कि हम लग गए। हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और अभी हमने सिर्फ वो माल चलाया, डॉक्टर कदीर वाला माल चला ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि उनके औसान जो खता थे ना, वो इसी बुनियाद पे थे, ये लोगों की गलतफहमी। अब आप आ जाएं बिलावल पे। जब हम ये कामयाबियां समेट के निकले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पीडीएम की गवर्नमेंट चला चुके, जितनी तल्ख बातें उसके बाद बिलावल ने की, क्या उनकी तरफ से कभी रद्द अमल आया? ये होती है बुर्दबारी की सियासत में। आपको ये क्या है कि एक जिमनी इलेक्शन पीटीआई हार गई है, तो अब पीटीआई के पास जवाब पता क्या है कि जी पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है। अल्लाह के बंदो, उनको तो 1800 से 6000 वोट मिल गए, और क्या आपका जवाब अगर इस बात पे आ गया है कि पीपल्स पार्टी, भाई पीपल्स पार्टी को कब कह रहे हैं? वो तो लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी देखे, अमेरिका में जाए ना आप, तो वो एग्रेसिवनेस को बहुत पसंद करते हैं। और जब आप बर्तानिया जाएं, जहां से मेरे दोस्त आए हुए हैं, वहां पे पोलाइटनेस को वो कहते हैं ना कि थैंक यू और सॉरी करके वो बड़े सगीर पे हुकूमत कर गए। तो दोनों तरफ फर्क आपको नजर आएगा कि हमारी सिफारतकारी, हमारे साबिक वज़ीर खारजा, हमारे सेक्रेटरी खारजा रिटायर्ड वहां पे मौजूद हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि, और बिलावल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। मेरे हिसाब किताब में हम उनको लीड करवा रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, तो वो बात कर रहे हैं आज, इसीलिए तो बात हो रही है, वरना कैसे होती। हम अल्हम्दुलिल्लाह फौजी एतबार से, सिफारती एतबार से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अल्लाह मियां इस सिमत को कायम रखे। बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में एजाज चौधरी साहब साबिक सफीर भी हैं और सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे, और जो यूएन के अंदर पाकिस्तान ने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उसके ऊपर उनके साथ बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत बड़े सफ़ीर हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी सफारतकारी में गुजरी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी हर फोरम पे ये करते रहे। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइए, जो यूएन के अंदर एंटी टेररिज्म कमेटी है, एक तो ये होती क्या है ये बताइएगा, और पाकिस्तान अगर इसका नायब सदर बन गया इस वक्त, तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। ये
1373 जो रेजोल्यूशन का नाम है, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था 9/11 के फौरन बाद, जब अमेरिका पे अटैक हुआ था ना सितंबर 11 को, तो 2001 में, तो उसके फौरन बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि तमाम दुनिया के ममालिक अब टेररिज्म के खिलाफ जंग में ताउन करें। और उसके तहत फिर ये 1373 एक कमेटी बनी जो वहां पे मॉनिटर करती है बैठ के कि दुनिया में कहाँ कहाँ टेररिज्म के खिलाफ कैसी जंग जारी है। पाकिस्तान अब उसका वाइस प्रेसिडेंट है, और 1267 जो उससे पहले रेजोल्यूशन 1999 में रेजोल्यूशन आया था तालिबान और अलकायदा के खिलाफ, उस कमेटी का 1267 कमेटी कहते हैं, उसका प्रेसिडेंट है। बहुत ही अहम पोस्ट हैं, और ये एतमाद दुनिया का जाहिर करती है कि दुनिया को पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है उस पे एतमाद उनका इतना ज्यादा है कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को इसकी क़यादत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, और हिंदुस्तान का एक बार फिर जो पूरा प्रोपेगेंडा था जो पिछले 9 साल से वो कर रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, वो बिल्कुल जमीन पर आन पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आइंदा भी अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी अता करेगा। जी। अच्छा, इसमें एजाज चौधरी साहब, हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में यह रहा है कि हम जो अचीव करते हैं उसको टेबल पे हार देते हैं। 1965 की जंग हो, 1971 का वाकया हो, फिर उसके साथ कारगिल का वाकया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है कि आपने एक अचीव किया, लेकिन जब टेबल पे जाते हैं तो वहाँ पे मार खा जाते हैं। लेकिन इस मरतबा जो कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया, मुझे लगता है सफारती महाज पे भी पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है सर? ये बिल्कुल सद दुरुस्त है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह अस्करी मैदान के बाद सफारती मैदान में भी मुझे अच्छा उनका परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। पहले तो वजीर आजम ने जो दौरे किए बहुत ही जरूरी थे, ताकि इन तमाम मुल्कों का शुक्रिया भी अदा किया जाए। देखें, याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ नाम लेकर मुल्क खड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो इस वजह से ये भी जरूरी था, ये एक पहला हिस्सा था कि इलाके के जो ममालिक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये कहता था पाकिस्तान तो तनहा हो चुका है, हालांकि ये सारे ममालिक जो हैं इनकी सपोर्ट शो करती थी कि पाकिस्तान जो है तनहा नहीं है। और दूसरा, अब ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी थी बिलावल भुट्टो साहब की यूनाइटेड नेशंस में, और वो मैंने कंपेयर किया शशि थरूर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमीन आसमान का फर्क था माशाल्लाह। इसलिए नहीं कि सिर्फ वो मेरा हमारे मुल्क का नुमाइंदा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बुनियादी मुकदमा हिंदुस्तान का बहुत ही कमजोर है इस दफा, वो एक झूठ की बुनियाद पर है। वहां पे ब्राजील में शशि थरूर साहब ये कहते हैं, मैंने सुनाई दिए कि जी 4 बंदे थे, वो बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, पाकिस्तान ने चूंकि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, हमने हमला कर दिया। अरे ये तो नहीं था, कौन से 4 लोग, हमें तो नहीं किसी ने बताया। तो ये बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर, एक झूठ की वजह से अब उनको कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का बयानिया मजबूत है, हमें तैयारी करनी चाहिए। आपकी बात सही है कि हमने माजी में तैयारी अच्छी नहीं की, अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारी अभी बहुत सी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रखी है, हमने उसका जैसे कहते हैं सबूत एक ठोस अंदाज में पेश करने हैं दुनिया को। तो अभी बहुत काम बाकी है, पानियों के मामले में बहुत कुछ करना है और बताना है। तो अभी ये जंग तो शुरू हुई है, बयानिए की जंग, अभी बहुत कुछ इसमें होने वाला है। जी। अच्छा सर, आपका क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी सफारतकारी में गुजरी है, इंडिया के साथ आप डील करते रहे माजी में, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंडिया की पोजीशन है वो है क्या, और इस पोजीशन को ज़हन में रखते हुए आप ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में वो क्या क्या कर सकता है। देखिए, इस वक्त वो एक बौखलाहट के उसमें है। आपको पता है कि जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी साहब ने, उन्होंने तो इनको सरेंडर गांधी भी कह दिया, सरेंडर मोदी भी कह दिया। और उसकी वजह यह है कि वो मोदी साहब जो हैं इस वक्त अपनी ही कौम से झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग उन्होंने जीती है, हालांकि उन्होंने कोई जीती बीती नहीं है। और जैसे जैसे ये हकीकत आश्कार होगी तो उनको अपनी मकबूलियत जाती नजर आ रही है। चुनांचे आपने देखा कि वो बड़ी बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको ये सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर ये बिहार का इलेक्शन हार जाते हैं तो बीजेपी का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। इसी वजह से ये बहुत शद्दोमत से जोर लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि नहीं हमारे नहीं है, और ये कि हमारा ये नया नॉर्मल है। और आपने देखा कि ये नया नॉर्मल क्या नया नॉर्मल है कि आप दुनिया में को ये बता रहे हैं कि जब भी हम
जब भी कोई कहीं पे भी दहशतगर्दी होगी हम एक दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़ेंगे। ये किस किस्म का आप नया नॉर्मल बना रहे हैं? नया नॉर्मल तो ये है जो पाकिस्तान ने बनाया कि अगर आप जवाब देंगे, अगर आप कोई हमला करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक सियासी मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है मुझे। अगर थोड़ी और इसमें लग गई, उनको उनकी मुल्क से ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई तो उनके लिए आगे रास्ते बहुत मशदूद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें देखिए सर, दो बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक तो कश्मीर का मसला है और अब पानी का भी इशू हो गया। दूसरा बड़ा इशू हो गया ये ट्रंप साहब ने जो सालसी का ऐलान किया था, क्या वो वाकई सालसी करवा पाएंगे, इंडिया को टेबल पे ला सकेंगे और ये दो मसले हल हो सकेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाकई हिंदुस्तान को हैरान और शशदर कर दिया है, क्योंकि ये तो ये समझते थे कि ये तो हमारा साथी है अमेरिका और ये हमारा साथ देगा। वो अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, रूस ने भी नहीं दिया, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दिया। तो अब उनको ये परेशानी लाहुक होगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कहा कि हम आपके कश्मीर का मसला भी हल कराएंगे। ये तो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर का मसला तो खत्म हो चुका, हमने तो एनेक्स कर लिया उसको, अब हमारा अपना हिस्सा बन गया। जबकि अब पता चला उनको कि दुनिया उनके इसको मानती नहीं है। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि चाहे इसकी कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी, लेकिन ये उनकी पुरानी पोजीशन है कि हमने थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं लेनी। हालांकि ये भी उनकी गलत पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि जब जरूरत पड़ती थी, यानी 1965 वॉर के बाद इन्होंने यूएसएसआर की मीडिएशन ली थी ना, या कारगिल के बाद इन्होंने सदर क्लिंटन की मीडिएशन ली थी, तो जब जरूरत पड़ती है तो ले लेते हैं। तो ये एक लिहाज से इनकी भी पोजीशन कोई इतनी मुस्तहकम नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये शायद ये कोशिश करेंगे कि ये किसी तरीके से ये टल जाए मामला और ना हमें इस तरफ आना पड़े। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पोजीशन मजबूत रखी अपनी और वाकई वो करना चाहे तो हिंदुस्तान के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, पर मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत करके हिंदुस्तान से कुछ कंसेशंस लेंगे ट्रेड के मामले में, और वो कंसेशंस लेने के बाद शायद वो अपना लेकिन लिहाजा जो डायलॉग का इशू है या चैप्टर है उसे क्लोज ही समझा जाए। आपका ख्याल ये है कि इंडिया ना कश्मीर पर डायलॉग करेगा ना पानी पे डायलॉग करेगा। अब अगर वो पानी और कश्मीर पे दोनों पे डायलॉग नहीं करते तो पाकिस्तान की पोजीशन तो फिर जाहिर है डिफरेंट हो जाएगी। फिर हमें ये दोनों मसले हल करने पड़ेंगे अपने जोरे बाजू पे। जी बिल्कुल, देखें अल्टीमेटली तो नेशनल पावर ही काम आती है, जो आपकी अपनी पावर है। ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक आपकी एडवोकेसी एक हद तक तो चलती है, लेकिन ज्यादा आपको अपनी कुव्वत बाजू पे इंसार करना होगा। लेकिन पानी के मामले में हिंदुस्तान ने एब्रोगेट नहीं किया है, अभी सिर्फ सस्पेंड किया है। मेरे ख्याल में जल्दी उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये इतना आसान काम नहीं था। पानी रोक तो वो सकते नहीं है, क्योंकि वो तो बैकअप इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उनका पूरा कश्मीर ही डूब जाएगा उसमें, और डाइवर्ट करना भी इतना आसान ही, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फसलों की बिजाई के वक्त हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने जो डैम से सिल्ट निकाल के इस तरह के नुकसान हमें यकीनन वो पहुंचा सकते हैं। तो पाकिस्तान को लीगल जो चैनल्स हैं हमारी, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी करना चाहिए। लेकिन दाखिली लिहाज पे भी मेरे ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत काम करना है। हमारे जिस तरह की हमारी फसलें, जिस तरह की हम फसलें काश्त करते हैं जो पानी ज्यादा मांगती हैं, जिस तरह का हम पानी देते हैं फसलों को, जो अंदाज है हमारा इरिगेशन का, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो शायद पानी के मामले में आपसे बात करना चाहे, और वो उन्होंने आपको याद होगा तो परमानेंट इंटरेस्ट कमीशन जो है उसकी मीटिंग्स रोक दी हुई है पिछले साल अगस्त से, और अगर वो दोबारा वो मीटिंग्स इसी तरीके से शुरू करते हैं तो उस पर वो बातचीत करते हैं तो शायद हमारे लिए एक रास्ता होगा कि जो 1960 के बाद से इश्यूज आए हैं डेमोग्राफी में और एनवायरनमेंट में, उनको आप एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल, एक एडिशनल प्रोटोकॉल, क्योंकि ट्रीटी को आप नहीं चेंज कर सकते। ट्रीटी से अगर इंडिया खुश नहीं है तो पाकिस्तान भी खुश नहीं है, लेकिन ये तो ट्रीटी अब बन चुकी, तो इसलिए एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल में डिस्कशन हो सकती है। तो ये हो सकता है कि कोई अगर बैक चैनल किसी वक्त बने तो ये पानी के ऊपर मामला चल पड़े, लेकिन कश्मीर के ऊपर जो है मेरे ख्याल में ये तगोदो हमारी जारी रहेगी और ये पाकिस्तान को बहरहाल अपने तौर पर ये लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। जी अच्छा, एक और सवाल सर, ये फरमाइए, ये डोनाल्ड ट्रंप जो पुश कर रहे हैं मोदी को या इंडिया को, ये वो कोई उनका और डिजाइन है या वो वाकई चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो?
मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जिस तरह उनका अंदाज है, एक तो वो जंगे नहीं चाहते, और दूसरा वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई कल को जंग हो तो हिंदुस्तान कहे आप हमारे साथ हैं, या हमारा जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के इक्विपमेंट पे पाबंदी लगाई हुई थी F-16 पे, कि वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर में USSR के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था, तो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता था। तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि इसको कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के दबाव बढ़ा के जो कंसेशंस उन्होंने लेनी है वो कंसेशंस लेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान ने जरा सी भी नरमी दिखाई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूर करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अपने लिए एक मैन ऑफ पीस का भी एक टाइटल चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सदर ओबामा को मिल गया था नोबेल प्राइज तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मैं तो जंगे रुकवाने वाला हूं, वो तो जंगे करवाने वाला था। इस तरह का भी एक आर्गूमेंट है, तो उनकी दिलचस्पी यकीनन है इसके अंदर। लेकिन भारत की जो हठधर्मी है वो इतनी ज्यादा है कि मुझे यकीन नहीं है कि वो ये काम करवा सकेंगे। हिंदुस्तान को काफी यानी बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और अगर हिंदुस्तान ने ट्रेड पे अमेरिका को कंसेशंस ना दी तो अमेरिका का बहुत दबाव उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से। जी, आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइए, ये जो एंटी टेररिज्म कमेटी है जिसका नायब सदर इस वक्त पाकिस्तान बना है, क्या इसके अंदर पहलगाम का वाकया जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? देखिए, ये कमेटी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ये कमेटी जाके ये देखती है कि जो रेजोल्यूशंस पास हुए थे, उसके बाद भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1540 रेजोल्यूशन, ये देखते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो 1373 की मॉनिटरिंग टीम्स आती रही हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। जिस तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम ने क्लीनिंग आपको दी थी, आप जो काम उनसे ले सकते हैं 1373 कमेटी से, वो ये ले सकते हैं कि हिंदुस्तान के खुसूसन RSS के इतने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में भी जुल्म और सितम किया है और बैरूनी मुल्कों में भी कर रहे हैं, उनके नाम आप दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के लिए किरदार अदा किया है, बल्कि इनके तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कह चुके हैं कि हम जो कश्मीर में हो रहा है हम बलूचिस्तान में करेंगे। तो ये आपको केसेस अब बिल्ड करके वहां पे ले जाने चाहिए हिंदुस्तान के लोगों के, क्योंकि इन लोगों ने खुसूसन RSS के लोगों के, तो आप काम तो बहुत ले सकते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ सारा जो प्रोपेगेंडा है वो भी इसकी वजह से अब इंशाल्लाह धुल जाएगा मुकम्मल तौर पर। जी चोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम देखा, आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।